ठीक है भैया, शुक्र। हाँ, मैंने इस चार्ट के ऊपर जो हम लोग प्रश्न मुक्ति अभियान में जो चला रहे हैं ना, उसमें भी इस चार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया था। जब ये अध्याय 9 को जब मैंने वहां प्रस्तुत किया था, मानव व्यवहार दर्शन का अध्याय 9 मैंने वहां किया था ना, तो उसमें भी इस चार्ट के ऊपर बात की थी। वो भी रिकॉर्डिंग में होगा। लेकिन तो हम लोग जो है ना, ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता, और साथ में विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था का भी कर रहे हैं, और न्याय, धर्म, सत्य का भी कर रहे हैं, और अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय का भी कर रहे हैं। बीच बीच में ज्ञान, विवेक, विज्ञान, इन शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस चार्ट में वो सभी शब्दों की प्लेसमेंट की गई है ना। तो खासकर जब ये बात करते हैं कि मानव चारों आयाम यानी अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय एवं पांचों स्थितियों में, है ना, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही अभ्युदय का प्रत्यक्ष रूप है। ये हम लोगों ने अभ्यास दर्शन में इसको पढ़ा था। फिर ये लाइन भी वहीं से ली गई है ना, जिसकी संभावना एवं अवसर है। तो इसमें यदि हम देखें तो दो हिस्से ऐसे हैं जिनको अनुभव और विचार कह रहे हैं, ये समझने के हैं, और व्यवहार और व्यवसाय जो है वो जीने से जुड़े हुए हैं। तो जो भी अनुभव में समझ होती है वही व्यवहार में जो है परावर्तित होती, व्यवहार और व्यवसाय आयाम में परावर्तित। फिर जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनुभव क्या है, तो आत्मा में परम संबंध है, यानी जो व्यापक वस्तु के साथ, यानी सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जो आत्मा में अनुभव होता है, उसी को आत्मा में परम संबंध के रूप में पहचानते हैं ना। उसी को आध्यात्मिक क्षेत्र भी कह रहे हैं। तो ये जो अनुभव है, ये विचार में आता है, जागृत मानव परंपरा में या जागृत व्यक्ति में। अनुभव संपन्न व्यक्ति का जो अनुभव है, जब वो विचार में परावर्तित होता है, तो विचार में परावर्तित होता है तो कहाँ आता है, तो चित्त में, वृत्ति और मन में आता है ना, जिसको अपन बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं। और ये जो अनुभव का क्षेत्र है और जो विचार का क्षेत्र है, इन दोनों को मिला के ही ज्ञान का क्षेत्र भी बोल रहे हैं, जिसको अपन कह रहे हैं ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान होता है, फिर यही विचार, और विचार से फिर जब व्यवहार में जाता है तो विवेक हो जाता है, और जब व्यवहार से व्यवसाय में जाता है तो विज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं। तो अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व में होना, सह अस्तित्व में होने को हम पहचानते हैं। और जब ये परावर्तित होता है व्यवहार और व्यवसाय में, उसको कह रहे हैं, या विचार में, व्यवहार में और व्यवसाय में जब ये परावर्तित होता है अनुभव, तो उसको कह रहे हैं सह अस्तित्व में रहना। तो सह अस्तित्व में होना जो है वो अनुभव में होता है, और जिसको हम लोग सह अस्तित्व में रहना कह रहे हैं वो आचरण में होता है, जो विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम में होता है। इसके बाद अनुभव आयाम में नीचे और लिखा है कि सह अस्तित्व यानी नियम, न्याय, धर्म, सत्य में समस्त क्रियाओं का होना रहना। तो जब ये अनुभव परावर्तित होता है, तो जब होने की बात है, तो जो अनुभव आत्मा में जो अनुभव होता है, उसकी बुद्धि में जो स्वीकृति होती है, तो बुद्धि में ही आत्मबोध, स्वबोध, है ना, नियम, न्याय, धर्म, सत्य बोध आदि होता है ना। तो इसलिए सह अस्तित्व यानी नियम, न्याय, धर्म, सत्य में अपने होने को पहचानना। और नियम, न्याय, धर्म, सत्य की जो पहचान है वो क्रमशः हमको विचार, व्यवहार, व्यवसाय आयाम में होती है ना। जैसे न्याय का पहचान कहाँ होगा, तो व्यवहार में होगा। धर्म का पहचान कहाँ होगा, तो विचार आयाम में होगा। और सत्य का पहचान कहाँ होगा, तो वो व्यवसाय आयाम में होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग नियम, न्याय, धर्म, सत्य को पहचानते हैं क्रियाओं में। फिर लिखा है कि जो अनुभव आयाम है उसी को सत्य कह रहे हैं ना। तो सत्य में अनुभव भी कहते हैं इसी को, और उसी को ब्रह्मानुभूति भी कहते हैं ना। तो जो अनुभव आयाम है वो आत्मा और बुद्धि का क्षेत्र है। तो इसीलिए
बुद्धि में अनुभव पूर्वक आत्मबोध, स्वबोध, अमृत बोध और वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता का बोध और उसका प्रकटन, प्रकाशन होता है। फिर उसके नीचे लिखा है विधि, क्योंकि बाबा जी ने लिखा है कि सह अस्तित्व ही विधि है, तो इसलिए जो यही विधि जब मानव परंपरा में परावर्तित होती है तो उसको व्यवस्था कह रहे हैं। तो विधि ही व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होती है, यानी जो सह अस्तित्व रूपी जो अनुभव में विधि है वही व्यवस्था के रूप में परावर्तित होती है। इसके बाद उसके नीचे लिखा है पूर्ण मूल्य स्थिति सत्य में निरंतरता ही अनुभवात्मक आयाम की तृप्ति। अनुभवात्मक आयाम की जो तृप्ति है वो क्या है? पूर्ण मूल्य, यानी जो प्रेम है उसी को स्थिति सत्य में निरंतरता ही। स्थिति सत्य का मतलब सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में निरंतरता के रूप में पूर्ण मूल्य की जो अनुभूति है उसी को अनुभवात्मक आयाम की तृप्ति या परमानंद कह रहे हैं। और इसी को जो अनुभव होता है, आत्मा में जो अनुभव होता है, बुद्धि में जो उसकी स्वीकृति होती है, जिसको हम लोग ब्रह्मानुभूति और प्रेमानुभूति भी कह रहे हैं, इसी को प्रभुता कह रहे हैं। अनुभव में जब इसको पहचान रहे तो इसको प्रभुता कह रहे हैं। फिर यही प्रभुता जो है जब विचारों में अभिव्यक्त होती है तो प्रबुद्धता हो जाती है। तो जो अनुभव का परावर्तन जो है वो चित्त में होता है, तो व्यवस्था के अर्थ में, तो चित्त में होता है तो क्या घटना घटती, तो व्यवस्था के अर्थ में आशा, विचार, इच्छा का नियोजन एवं अंतर नियोजन होता है। दोनों क्रियाएं होती है, अंतर नियोजन पूर्वक समझना होता है और नियोजन पूर्वक जो है वो परावर्तित होता है, जो व्यवहार और व्यवसाय में होता है ना। तो इसीलिए इसको नियोजन और अंतर नियोजन शब्द का उपयोग किया है। तो जब व्यवस्था यानी सह अस्तित्व के अर्थ में आशा, विचार, इच्छा का नियोजन, अंतर नियोजन होता है, तो इसमें सार्वभौमता की पहचान होती है। सार्वभौमता की पहचान से क्या होता है? तो इच्छा में व्यवस्था का चित्रण होता है और विचार में समाधान होता है और मन में मैत्री आशाओं का उदय होता है। यही विचार आयाम में जो पहचानने वाली मूल वस्तु है वो यही है, सार्वभौमता की पहचान, इच्छा में व्यवस्थाओं का चित्रण, विचार में समाधान यानी क्या, क्यों, कैसे का उत्तर और मैत्री आशाओं का उदय। इसी को धर्मपूर्ण विचार भी कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार ये कब हो गया? जब व्यवस्थात्मक चिंतन के रूप में समाधान जैसे ही विचार आयाम में प्रकट हो गया तो वो धर्मपूर्ण विचार हो गया। धर्मपूर्ण विचार ही न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण उत्पादन में परावर्तित होता है। फिर इसके बाद ये कहा कि जो विचार आयाम है इसमें बौद्धिक नियम पूर्वक ही नियंत्रण है। वो बौद्धिक नियम क्या है? तो असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभयता। अभय, तो बौद्धिक नियमों की स्पष्टता, धर्मपूर्ण विचार में क्या होता है? तो बौद्धिक नियमों की स्पष्टता होती है और बौद्धिक नियम पूर्वक विचार आयाम की का नियंत्रण होता है और व्यवस्थात्मक विचार की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन होता है, जिसको हम लोग धर्मपूर्ण विचार कह रहे हैं। तो उसमें तीन चीजें स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखी हैं। एक है बौद्धिक नियम की स्पष्टता। बौद्धिक नियम क्या है? असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभयता, ऐसा लिखा है ना। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? तो विचार आयाम का नियंत्रण होता है। कैसे होता है? तो जो असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या, अभय पूर्वक ही विचार आयाम नियंत्रित होता है। इसका पहचान कहाँ होता है? तो व्यवहार में और व्यवसाय में और व्यवस्था में होता है ना। फिर है और
व्यवस्थात्मक विचार की अभिव्यक्ति होती है। व्यवस्थात्मक विचार को ही धर्मपूर्ण विचार या सर्वतोमुखी समाधान भी बोलते हैं। धर्मपूर्ण विचार ही सर्वतोमुखी समाधान। तो सर्वतोमुखी समाधान की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। तो अभिव्यक्ति विचार आयाम में, संप्रेषणा व्यवहार आयाम में और प्रकाशन जो है वो व्यवसाय आयाम में। तो इस रूप में धर्मपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति जब हम उसको भाषा, साहित्य आदि के रूप में जब अभिव्यक्त करते हैं ना, जब इसको व्यवहार में नियोजित करते हैं धर्मपूर्ण विचार को, तब वो न्यायपूर्ण व्यवहार हो जाता है। उसी को कह रहे हैं संप्रेषणा। संप्रेषणा का मतलब है वो अब संबंध में संप्रेषित होने लगा। और प्रकाशन का मतलब है जब वो व्यवस्था में प्रकाशित हो गया। धर्मपूर्ण विचार का प्रकाशन जो है वो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था है। सार्वभौम व्यवस्था सर्वतोमुखी समाधान का प्रकाशन है, जो व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। तो इसी को कह रहे हैं कि अभी आपने अभिव्यक्ति को विचार आयाम में बताया, वो कैसे होगा? मतलब जो समाधान की अभिव्यक्ति, यानी हर क्या क्यों कैसे का उत्तर, हाँ, है ना। क्या क्यों कैसे का उत्तर ही दर्शन वाद शास्त्र संविधान, यही धर्मपूर्ण विचार की अभिव्यक्ति या अनुभव मूलक विचार की अभिव्यक्ति, ऐसा बोल, अच्छा, है ना। हाँ। अब ये जो और अभिव्यक्ति है दर्शनवाद शास्त्र संविधान की, इसके अनुसार व्यवहार आयाम में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता, ये धर्मपूर्ण विचार की संप्रेषणा। अभी आए समझ में? नहीं, जो ये अभिव्यक्ति आपने बोली, जो है? ये जो अभिव्यक्ति बोली, ये अंदर में ही अंतर में ही रहेगी ना विचारों के। लेकिन जब ये अभिव्यक्ति जो है, हाँ, ये विचार आयाम के अंदर में खुद में ही रहेगी ना। अभिव्यक्त होना है ना। अभिव्यक्त हो रहा है, क्या अभिव्यक्त हो रहा है? तो जो अनुभव मूलक विचार है, जिसको अपन जी। समाधानात्मक विचार कह रहे हैं, वो हम्म। भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा से अभिव्यक्त हो रहा है। वही जो है भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। साहित्य ही दर्शनवाद शास्त्र संविधान है, जो साहित्य के रूप में लिखा गया है ना। ठीक है। अब ये तो भाषा हो गई, जिसको अपन कह रहे हैं भाषा के रूप में अभिव्यक्त हुआ, है ना। अब ये अभिव्यक्ति व्यवहार आयाम में जाके संप्रेषित होगी, ठीक है ना। जैसे रिलेशनशिप में, जैसे हम आप समझ गए, आप अपने संबंध में समझा पाए, वो ठीक है। संप्रेषणा हो गई, है ना। ठीक। हाँ, ठीक है। और जब ऐसे समझने वाला एक समूह बन गया, वो प्रकाशन हो गया, जिसको अपन व्यवस्था का प्रकाशन कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा बढ़िया हो गया भैया, आ हाँ। गया समझ। हाँ, आ गया। अब इसको देखेंगे तो ये जो संप्रेषणा और अभिव्यक्ति है, ये व्यवहार आयाम में भी रहती है और व्यवसाय आयाम में भी रहती है ना। तो जब व्यवहार आयाम में जो अभिव्यक्ति होगी वो क्या होगी? तो न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति होगी, व्यक्ति से, है ना, एक व्यक्ति के अंदर से। यदि वो न्यायपूर्ण व्यवहार की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरे को सिखा पाता है न्याय में जीना, तब वो संप्रेषणा हो गई। और न्याय में जीते हुए यदि एक परिवार समाधान समृद्धि संपन्न हो गया और ऐसे 10 परिवार मिलकर एक परिवार समूह बन गया, तो व्यवस्था के रूप में प्रकाशन हो गया, जिसको अपन कह रहे हैं अखंड समाज के अर्थ में प्रकाशन हो गया न्यायपूर्ण व्यवहार का। और जब ये जो 10 परिवार हैं, ये मिलके व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, यानी शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, विनिमय आदि कार्यों में भागीदारी करते हैं, तब वो व्यवस्था के रूप में प्रकाशन हो। तो इसीलिए जो धर्मपूर्ण विचार है वो न्यायपूर्ण व्यवहार में शामिल रहता है, और धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो व्यवस्था में शामिल रहता है। तो जब भी हम व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार और सत्य में अनुभूति, या जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव ही धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण कार्यकलाप के रूप में परावर्तित होता है।
ये स्पष्ट हुआ? हाँ भैया, हो गया। हो गया ना? भैया तो ये थोड़ा बौद्धिक नियम के बारे में आपने जो बताया वो फिर से सुनना था। बौद्धिक नियम से विचार नियंत्रित रहता है आपने कहा, तो विचार अनुभव में आने के बाद तो विचार अनुभव का ही एक प्रकार से प्रकाशन है ना भैया। तो अनुभव में तो आदमी पहुंचेगा तब तो मतलब उसके बाद भी उसको बौद्धिक नियम का एक एडिशनल नियंत्रण लेना पड़ेगा, या अपने आप होगा, या अनुभवगामी विधि में जैसे अध्ययन कर रहे हैं अपन उनके लिए ये बात है? किस तरीके से इसको समझ? नहीं, उनके लिए अध्ययन अभ्यास है। हम लोग जब अध्ययनगामी विधि से चलेंगे ना, तो अध्ययन का मतलब क्या है? अध्ययन का मतलब है, अध्ययन का क्या परिभाषा आपको याद है? हाँ भैया, अधिष्ठान की साक्षी में किया हुआ, अधिष्ठान के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, स्मरण पूर्वक किया गया है ना। तो हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? अधिष्ठान के साक्षी में। अधिष्ठान का मतलब आत्मा है ना, आत्मा को अधिष्ठान बोला ना। सह अस्तित्व में अभिभूत आत्मा, वही अधिष्ठान है। सह अस्तित्व में अभिभूत आत्मा, उसको अधिष्ठान करें। अब हमको अनुभव नहीं है ना, अनुभव नहीं है, लेकिन सूचना से हमको ये पता लगा है कि मैं अहंकार नहीं हूं। मैं अहंकार से आगे कोई चीज है जो मैं हूं, जो मुझे पता नहीं है ना। लेकिन मुझे अपना होना स्वीकार है, मैं हूं, इस तरीके से होना स्वीकार है। इसी को कह रहे हैं स्मरण पूर्वक मेरे को अपना होना स्वीकार है। और जब हम सत्ता में अनुभूत आत्मा के रूप में जो अधिष्ठान है उसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो सह अस्तित्व हमको इस हमारे विचार आयाम में जब भी हम अपने अध्ययन या मनन करते हैं, उस समय हमको सह अस्तित्व हमारे सामने रहना चाहिए। उसी को कह रहे हैं कि सह अस्तित्व की साक्षी में ही अध्ययन होगा, है ना जी, जिसको अधिष्ठान के साक्षी में बोला है ना। क्योंकि यदि दो ही प्रकार का विचार है ना, एक आदर्शवादी है, एक भौतिकवादी है। भौतिकवादी विचार जब भी होगा, भौतिकवादी विचार करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, केवल भौतिकता है, इस रूप में करेंगे तो वो भौतिकता के साक्षी में होगा, है ना। आदर्शवादी विचार यदि हम उसको आध्यात्मवादी दृष्टिकोण से देखें तो कहा गया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और जगत का अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोला गया। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है ना। तो वहां केवल ब्रह्म ही साक्षी है। ब्रह्म को साक्षी में रख के सारा चिंतन या तर्क जो भी लोगों ने दौड़ाया है, और दौड़ाने के बाद वो स्पष्ट नहीं हो पाया, रहस्य में ही रहा। यहाँ कह रहे हैं सह यानी अधिष्ठान के साक्षी में। अधिष्ठान का मतलब है सत्ता में अभिभूत आत्मा, है ना, यानी सह अस्तित्व में अभिभूत आत्मा है, यानी सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व के साक्षी में स्मरण पूर्वक, क्या स्मरण पूर्वक? मैं हूं, अपना होना स्वीकार करना। क्योंकि भौतिकवाद अपना होने को स्वीकार नहीं कर रहा है। भौतिकवाद जो है वो कह रहा आप नहीं है ना। ये कॉन्शसनेस है जो थोड़े समय के लिए प्रकट हुई है, इसके बाद जैसे ही शरीर की मृत्यु होगी कॉन्शसनेस खत्म हो जाएगी। तो आपका अपना होना कुछ नहीं है ना, आपका अपना होना कुछ नहीं है। पदार्थ में चेतना का प्रकटन होता है, वो अभिव्यक्त हो रहा है आपके विचारों से, इच्छाओं से, आदि से, ठीक है ना। और जो आदर्शवाद है वो भी कह रहा है आप नहीं है, आपका अपना होना ही भ्रम है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि आप है ही नहीं, क्योंकि आप साधना करते करते आपको पता लगता है कि आप आत्मा हैं, और फिर ये कहा गया कि आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा कहा। तो ब्रह्म ही है, आप नहीं है। तो हमको अपना होना स्वीकार नहीं है आदर्शवाद भौतिकवाद में। यहाँ कह रहे हैं स्मरण पूर्वक हम हैं, इसको स्मरण में रखते हुए, है ना। ये अंतर समझ में आ रहा है आपको? जी 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 जी। मतलब ये जो आपका सह होना, अस्तित्व का जो एक स्मरण है जीवन और शरीर के रूप में, जो अपने को एक अपना होना का जो एक स्मरण है। नहीं, आपका अपना होना बना हुआ है ना निरंतर।
अच्छा अच्छा मैं हूँ हाँ, इस रूप में बना हुआ है, जी जी उसकी जी जी स्पष्टता नहीं है। अजागृत जी अवस्था में भी हम हैं ऐसा तो स्वीकार रहता ना। जी जी जैसे जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, निरंतरता स्वीकार नहीं रहती उसकी। जैसे मैं आपसे बात कर हम्म, रहा हूँ ना, तो मैं हूँ इसलिए बात कर जी रहा हूँ। आप हो ऐसा जी स्वीकार करके ही बात कर रहा हूँ। आप नहीं हो ऐसा जी स्वीकार करके कैसे बात करूंगा? जी सही बात तो है। इसलिए होने को स्मरण में रखते हुए, है ना, कि मेरा अपना होना अच्छा अच्छा है ना। हम्म। क्योंकि यदि हम अपने होने को ही भूल जाएंगे तो फिर लक्ष्य किसका है? ब्रह्म का लक्ष्य थोड़ी है, मेरा लक्ष्य है ना, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के रूप में मेरा लक्ष्य सुख शांति संतोष आना, है ना। हम्म। और मानव लक्ष्य के रूप में भी मेरा लक्ष्य है समाधान समृद्धि, है ना। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था भी मानव लक्ष्य के रूप में, मानव की जागृति के रूप में मेरी जागृति, ऐसा। जी तो इसलिए अपने होने की अंतर स्वीकृति के रूप में, तो हमको हम्म अध्ययन में पहली बात ये रखना है ध्यान में, सह अस्तित्व, है ना। हम्म दूसरी बात रखना है मेरा अपना होना, और तीसरा अनुभव की रोशनी। अनुभव की रोशनी का मतलब है जो जागृत मानव ने दर्शनवाद शास्त्र संविधान के रूप में जो भी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, हम्म उसकी रोशनी में ही अध्ययन हो सकता है। हम्म अगर उसको माइनस कर दीजिए तो आप फिर अंधकार में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जहां आपको अपना होना भी पता नहीं है, ईश्वर का होना भी पता नहीं है, लक्ष्य का होना भी पता नहीं है ना। जो आदर्शवाद भौतिकवाद में जो अंधकार है वो क्या है? यही है ना, मैं हूं या नहीं हूं ये पता नहीं है, है ना। जी ईश्वर जी है या जी नहीं है ये भी पता नहीं, जी 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 है ना। लक्ष्य है जी या नहीं है ये भी पता नहीं, हम्म है ना। दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में भी आदर्शवाद ये कह रहा है वो ब्रह्म ही है, देवता ही है, आप नहीं हो, है ना। दृष्टा कर्ता भोक्ता, तो हम करने वाले भी नहीं है, भोगने वाले भी नहीं, ना हम दृष्टा है, ना हम समझने वाले हैं, ना हम देखने वाले, ना करता है ना, ऐसा। ये समझ में यहाँ से। जी 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 ये तीन बातें तो बहुत स्पष्ट की आपने भैया। हाँ हाँ। तो हम्म इसलिए जो ये मध्यस्थ दर्शन के आधार पे यदि हमको अध्ययन करना है, तो अधिष्ठान के साक्षी में, यानी जो सत्ता में संप्रक्त अभिभूत जो आत्मा है जिसको अपन अनुभव कह रहे हैं, है ना, उसके साक्षी में, यानी सह अस्तित्व के साक्षी में स्मरण पूर्वक, यानी मैं हूं इसका स्मरण रख के, मैं हूं और निरंतर हूं, है ना। हमको पता नहीं है, लेकिन हम बचपन से जब से जन्म लिया है इसी भ्रमित परंपरा में, तब से हम अपने होने को स्वीकारे हुए कि नहीं स्वीकारे हुए। जी 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 कोई भी एक जी भी आदमी ऐसा मिलता है जो ये कहे मैं नहीं हूँ? ये केवल जो कुछ किताबों को पढ़ सही लेते बात। हैं उनको छोड़ के, है ना। जी ठीक है। जी भैया। तो ये जो धर्मपूर्ण विचार है वही सार्वभौमिक विचार है, वही व्यवस्थात्मक रूप से व्यवस्थात्मक विचार है। इस रूप में धर्मपूर्ण विचार हमको स्पष्ट होता है ना। धर्मपूर्ण विचार ही न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण उत्पादन के रूप में व्यवहार और व्यवसाय आयाम में परावर्तित होता है। ठीक है। तो धर्मपूर्ण विचार को ही संस्कृति कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार ही संस्कृति है, समाधानात्मक विचार ही संस्कृति है। इसीलिए जब हम इसको व्यवस्था में देखेंगे तो संस्कृति किसको कह रहे हैं? शिक्षा संस्कार। जो शिक्षा संस्कार जो व्यवस्था है उसी को संस्कृति कह रहे हैं, है ना। क्योंकि वो मानसिकता का निर्माण करती है। मानसिकता कहाँ पर होती है? आशा विचार इच्छा में। आचरण कहाँ पर होता है? संबंधों में, है ना। और आचरण के बाद व्यवस्था कहाँ होती है? तो व्यवसाय आयाम के साथ होती है। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य समाधान से वैचारिक आयाम की तृप्ति, यानी सुख और समाधान। और फिर लिखा है कि यही ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता है जिसको प्रबुद्धता कह रहे हैं।
तो प्रबुद्धता में प्रभुता शामिल है ना, क्योंकि बिना प्रभुता के प्रबुद्धता नहीं है। जैसे अभी जो विज्ञान है, अभी जो भी विवेक है, उसमें प्रबुद्धता नहीं है। प्रबुद्धता नहीं होने के कारण से विज्ञान असंतुलन कर रहा है, विज्ञान प्रदूषण पैदा कर रहा है, विज्ञान इस धरती के वातावरण को खराब कर रहा है, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है ना, इसलिए उसको अपन प्रबुद्धता नहीं बोलेंगे, है ना। इसी तरीके से जो भी विवेक अभी है ना, जिसको हम लोग संविधान कह रहे हैं, उसका विश्लेषण करने से पता लगता है कि परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में जीना नहीं बन रहा है। तो हम लोग अपराध को अपराध से, गलती को गलती से, युद्ध को युद्ध से समाप्त करने की विधि पूर्वक जीने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग दंड विधि कहते हैं ना। तो दंड से नियंत्रण करने की विधि को ही व्यवहार बोला गया है। वही व्यवहार के दस्तावेज के रूप में संविधान है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, उसके मूल में दंड है, यानी भय से आदमी नियंत्रित होता है, यानी डंडे से आदमी नियंत्रित होता है। इसलिए डंडे से नियंत्रित करने वाले जो पद और पदाधिकारियों की आवश्यकता होती, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, पद और पदाधिकारियों का क्रम स्पष्ट होता है ना। और ये पद और पदाधिकारी जो हैं, यही दंडाधिकारी कहलाते हैं, यानी भय से नियंत्रित करने के लिए अधिकारी व्यक्ति है, ऐसा यदि हम भ्रमित परंपरा में देखते हैं। अब यदि इसको हम जागृत मानव परंपरा में देखेंगे, जिसको हम लोग व्यवहार आयाम कह रहे हैं, व्यवहार आयाम का मतलब है मानव मानव संबंध, जो सामाजिक क्षेत्र है। इसका क्या मतलब है? तो सामाजिकता अखंड समाज के अर्थ में निर्वाह और मूल्यों की पहचान व नियोजन है। जो सामाजिकता क्या चीज है? तो अखंड समाज के अर्थ में, अखंड समाज क्या है? 10 सोपानी व्यवस्था है ना। 10 सोपानी व्यवस्था में परिवार से लेके विश्व परिवार के बीच में जो एक सूत्रता है, उसी को अखंड समाज कह रहे हैं। तो अखंड समाज के अर्थ में संबंध निर्वाह एवं मूल्यों का पहचान व नियोजन। तो जैसे परिवार में भी जो संबंध है, यदि वो अखंड समाज के अर्थ में हमने स्वीकार किए हैं, तभी वो संबंध है, नहीं तो संबंध नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यदि परिवार में भी हमने जो संबंधों को स्वीकारा हुआ है, यदि वो अखंड समाज के अर्थ में नहीं है, तो वो समस्या है, वो कहीं ना कहीं पीड़ा देगा, क्योंकि वो अखंड समाज का पहला और दूसरा जो है स्वरूप है, जिसको हम लोग परिवार और वर्ग कह रहे हैं, वहां तक जाके अटक जाएगा। और परिवार और ऐसे भ्रमित परिवार और भ्रमित वर्ग की समीक्षा करने पे पता लगता है कि उनमें परस्पर द्रोह, विद्रोह, विरोध, संघर्ष, युद्ध आदि बना रहता है, इस रूप में द्वेष भी बना रहता है। तो इसलिए ये जो अनुभव मूलक विचार जब व्यवहार आयाम में आता है, तो वो सामाजिकता यानी अखंड समाज के अर्थ में संबंध निर्वाह एवं मूल्यों की पहचान और उसमें समाधानात्मक विचार का नियोजन, इस रूप में वो आता है, जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में संबंध निर्वाह, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, विधि, विधान, संविधान की निरंतरता के रूप में व्यवहार आयाम को समृद्ध करता है। इसी को कह रहे हैं न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता, इसी को न्याय भी कह रहे हैं। फिर इसी में लिखा है न्याय के नीचे सामाजिक नियम, स्वाधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो न्याय में क्या होता है? न्याय में सामाजिक नियमों की स्पष्टता होती है। सामाजिक नियमों की स्पष्टता का मतलब स्वाधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। और ये जो व्यवहार आयाम है, उसका नियंत्रण होता है, क्योंकि जो परिवारों में, यदि परिवारों की परस्परता में स्वाधन, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार नहीं है, तो समाज नहीं बन सकता। अखंड समाज तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए व्यवहार आयाम को नियंत्रित करने वाला जो नियम है, वही सामाजिक नियम। न्यायपूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन के रूप में ये व्यक्ति से लेके
अंतराज तक बनी रहती। इसी को अपन कह रहे हैं न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता, या 10 सोपानी व्यवस्था में परिवार से लेके विश्व परिवार तक जो है ये बना रहता है। तो जब हम अखंड समाज के अर्थ में संबंधों का निर्वाह करते हैं, मूल्यों की पहचान करते हैं और उसमें नियोजित करते हैं, तो क्या होता है, तो हम कर्तव्यों को स्वीकारते हैं, जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं, संबंध निर्वाह की निरंतरता को बनाए रखते हैं। उसी का नाम है सभ्यता। सभ्यता यानी वहन क्षमता है, हमने जिम्मेदारियों का वहन स्वीकार किया है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार में सभ्यता के रूप में कर्तव्य दायित्व निर्वाह की निरंतरता जो है वो पहचानने में आती, उसी को हम लोग सभ्यता कह रहे हैं। तो इसीलिए ये जो सभ्यता है इसमें विधि और संस्कृति शामिल है, यानी सह अस्तित्ववादी विचार। तो सह अस्तित्व के रूप में विधि है। संस्कृति क्या है, तो सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से जो समाधान को पहचाना है, न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में जो समाधान को पहचाना है, उसी के आधार पे जब हम जीने जाते हैं, यानी कर्तव्य दायित्व की निरंतरता के साथ व्यवहार का निर्वाह करते हैं, उसी का नाम है सभ्यता। और ये सभ्यता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में क्रम से बनी रहती है। इसी को तो शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम परितृप्ति होती है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अनुभव और विचार आयाम में लिखा है तृप्ति, है ना। विधि के नीचे लिखा है सत्य में निरंतरता ही अनुभवात्मक आयाम की तृप्ति बराबर परमानंद, ऐसा लिखा हुआ है ना। और विचार आयाम में संस्कृति के नीचे लिखा है निपुणता, कुशलता, पांडित्य, समाधान से वैचारिक आयाम की तृप्ति। तो ये जो तृप्ति है वो स्वयं में होने वाली घटना है, लेकिन जब हम परितृप्ति कहते हैं वो परस्परता में होने वाली तृप्ति है। तो इसीलिए सभ्यता के नीचे लिखा है शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम परितृप्ति, और व्यवस्था के नीचे लिखा है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, यानी समृद्धि में उत्पादन विनिमय आयाम की परितृप्ति। यानी ये परस्परता में होने वाली तृप्ति है, जिसको हम लोग न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण उत्पादन, जिसको हम सभ्यता और व्यवस्था कह रहे हैं। तो जब मानव जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता को प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम अखंड समाज है, और अखंड समाज ही संप्रभुता है। तो जैसे जैसे न्याय के रूप में व्यक्ति, परिवार, समाज न्याय में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में न्याय निर्वाह की निरंतरता बनती जाती है, वैसे वैसे व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का प्रकाशन होता जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति, परिवार, समाज तक पहुंचे, यानी परिवार से परिवार समूह, ग्राम समूह, ग्राम समूह से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही ग्राम तक पहुंचने में सभी पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों का प्रकाशन हो जाता है। इसको हम लोग शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य और स्वास्थ्य संयम व्यवस्थाएं कह रहे हैं। तो ये पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में प्रकाशन न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के साथ होता है। और जैसे ही ये 10 सोपान में इसकी परस्पर पूरकता के रूप में व्यवस्थात्मक कार्यक्रम की अवस्थिति हो जाती है, उसी को सार्वभौम व्यवस्था करें। तो इसलिए यदि हम व्यवसाय आयाम को समझें तो मानव और प्रकृति संबंध में ये स्पष्ट होता है, ये प्राकृतिक क्षेत्र है। व्यवसाय आयाम का मतलब है व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानव श्रम व निपुणता, कुशलता, पांडित्य का प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन। तो ये दो रूप में होगा, है ना, ये नियोजन। एक होगा मानव परंपरा में सामाजिकता निर्वाह के लिए उत्पादन विनिमय के रूप में, और दूसरा होगा प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में संरक्षणात्मक और संवर्धनात्मक कार्यक्रम के रूप में, है ना। फिर इसमें लिखा है नियम, क्योंकि सभी उत्पादन नियम प्राकृतिक नियमों के आश्रय में ही होते हैं, है ना। तो इसलिए नियम की स्पष्टता होती है, और नियम पूर्वक
उत्पादन आयाम का नियंत्रण होता है। नियम पूर्वक व्यवसाय व्यवस्था की अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन होती, इसी को व्यवस्था कह रहे हैं। व्यवस्था का मतलब है आवश्यकता से अधिक उत्पादन, समृद्धि में उत्पादन विनिमय आयाम की परितृप्ति, सुख शांति संतोष आनंदानुभूति सहित समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पर। तो ये जो व्यवसाय आयाम है यही परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, वही प्रभु सत्ता है। और जैसा कल भी हम लोगों ने बात की थी कि प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता, इन चारों को मिला के ही सत्ता कह रहे हैं। क्योंकि ये जो सत्ता है यही सत्ता का अध्ययन होता है, जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं और अभ्यास कह रहे हैं। वो सत्ता की सानिध्यता का, सत्ता की तद्रूपता, सत्ता के साथ तद्रूप होके जीने का ही अध्ययन और अभ्यास है ना, जिसको हम लोग अध्ययन अभ्यास कह रहे हैं, जिसको स्थितिवत्ता भी बोल रहे हैं। स्थितिवत्ता यही है। तो क्रिया में जो स्थितिवत्ता है वो व्यापक वस्तु ही है। तो सह अस्तित्व में जो क्रिया में व्यापक वस्तु रूपी जो सत्ता है, उसी को प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभु सत्ता के रूप में, विधि संस्कृति सभ्यता व्यवस्था के रूप में, सत्य न्याय धर्म नियम के रूप में और ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में पहचाना जाता है ना। और उसके साथ जीने से ही मानव में सुख शांति संतोष आनंद या समाधान, मानव परंपरा में समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व जो है वो प्रमाणित होता है। तो ये इस संदर्भ में स्थितिशीलता को कैसे देखते हो? स्थितिवत्ता आपने कहा। हाँ, स्थितिशीलता, जैसे प्रकृति स्थितिशील है। स्थितिशील का मतलब है अपने होने रहने की निरंतरता बनी रहती है। प्रकृति स्थितिशील है ना, जी। तो स्थितिशील का मतलब है कि प्रकृति अपने होने की निरंतरता के साथ क्रियाशील रहती है, उसको स्थितिशील। और जो व्यापक वस्तु उसमें पारगामी है उसको स्थितिपूर्ण कहते हैं। तो जो नियम है वो स्थितिपूर्ण है, नियम स्थितिशील नहीं, क्योंकि नियम स्वयं में क्रिया नहीं है, न्याय स्वयं में क्रिया नहीं है, सत्य स्वयं में क्रिया नहीं है, धर्म स्वयं में क्रिया नहीं है ना। मतलब शुरुआत में स्थितिशील में ये समझता था कि इसकी मंजिल स्थिति है, स्थिति पूर्णता है, ऐसा मुझे लग रहा था। स्थितिशीलता को शुरू कर। हाँ वो तो है ही, वो तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जो मानव का लक्ष्य है वो क्या है। तो मानव का लक्ष्य पूर्णता को पाना है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का जो लक्ष्य है वो पूर्णता ही है ना, जिसको हम लोग गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता कह रहे हैं। पूर्ण क्या है? तो व्यापक वस्तु ही पूर्ण है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा था स्थितिशील का क्या मतलब है, तो स्थितिशील का मतलब है प्रकृति जो है चारों अवस्थाओं में स्थिति में है और स्थिति के साथ निरंतर क्रिया के रूप में है, उसी को स्थितिशील कहते हैं। स्थिति में रहते हुए क्रियाशील है। स्थितिशीलता है मतलब एक वक्त ऐसा होगा कि प्रकृति ही सत्ता बन जाएगी, ऐसा सुनने में नहीं लगता स्थितिशीलता से? नहीं, ऐसा नहीं, इस अर्थ में उपयोग नहीं किया गया। जी भैया, यही मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इसको थोड़ा सा स्मरण में रखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप जुड़ते हुए। एक ने आपने बोला भी स्थिति सत्ता स्थितिवत्ता है और इसमें तद्रूप होके ही कुछ एक सेंटेंस आपने बोला था एंडिंग में, वो थोड़ा सा स्पेस करना था। जैसे हम लोग तदाकार होते हैं ना, तो तदाकार किसके साथ होते हैं? जो स्थितिवत्ता है उसके साथ होते हैं। जैसे न्याय के साथ तदाकार होते हैं, नियम के साथ तदाकार होते हैं, धर्म के साथ तदाकार, सत्य के साथ तदाकार, है ना। और फिर तद्रूप होते हैं, यानी उस न्याय पूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में तद्रूप हो जाता है। जब हमारा व्यवहार जो है निरंतर न्याय में ही है ना संप्रक्त रहता है, उसको तद्रूपता कहते हैं।
और सत्ता में आपने बोला सत्ता में तद्रूप होके ही अध्ययन है, या सत्ता के कुछ ऐसा शब्द सेंटेंस बोला था आपने, सत्ता के साथ तद्रूप का आपने यूज किया था, वो थोड़ा। मैंने ये कहा कि ये सभी सभी को चारों को मिला के सत्ता बोलते हैं, जी 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 जी। है ना। प्रकृति में जो सत्ता है वो नियम न्याय धर्म सत्य है। प्रकृति में जो सत्ता है उसी की अभिव्यक्ति प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता है। हम्म। उसी को जब मानव परंपरा में देख रहे हैं तो विधि, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था देख, उसी को जब हम व्यक्ति में देख रहे हैं तो अनुभव और विचार के रूप में देख रहे हैं, जब मानव संबंध में देख रहे हैं तो व्यवहार में देख रहे हैं, जब उसको मानव यानी अखंड समाज और प्रकृति के संबंध में देख रहे हैं तो उसको व्यवसाय व्यवस्था आयाम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया जी जी। तो कल हम लोग जहाँ पहुंचे थे तो मैंने कहा था कि विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयाम एवं 10 सोपानी व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही जागृत जीवन का प्रत्यक्ष रूप एवं कार्यक्रम है। यही अभ्यास का फलन। इसमें भी हमको ये हमेशा स्मरण में रखना है, इस चार्ट को देखते समय क्या स्मरण में रखना है कि जब हम जागृत जीवन में देखते हैं तो अनुभव विचार में, और अनुभव और विचार व्यवहार में, और अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय में, है ना, उसमें तद्रूप रहते हैं। इस अर्थ में ही हमको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं सामरस्यता में अध्ययन या संपृक्तता में अध्ययन, एक सूत्रता में अध्ययन, एकात्मकता में अध्ययन। इस तरीके से ये जो शब्द आते हैं ना, तो जब हम सामाजिकता कहते हैं, सामाजिकता का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता है, तभी सामाजिकता है, नहीं तो सामाजिकता नहीं। अब प्रश्न ये आएगा कि क्या हम सामाजिक बन ही नहीं पाएंगे जब तक अखंड समाज नहीं बनेगा? तो इसका उत्तर ये आता है कि जब संबंध जो है अखंड समाज के अर्थ में नियोजित होते, जब संबंधों की पहचान अखंड समाज के अर्थ में रहती है और अखंड समाज के अर्थ में मूल्यों का निर्वाह होता है, उस स्थिति में हम अखंड समाज का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी की जो स्थिति है उसमें कह सकते हैं कि संबंध हम केवल माने हुए हैं, जाने हुए नहीं है। जब तक अखंड समाज के रूप में प्रत्येक संबंध को फिर से एक बार जानना पड़ेगा, फिर मान के निर्वाह करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग भय और भोग के लिए संगठित हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी समुदाय है ना, कोई भी समुदाय में, समुदाय क्यों बना हुआ है? भय और भोग के लिए। अभी नहीं, देश, कोई जैसे भी गहरे से जिसको हम लोग राष्ट्र कह रहे हैं, राष्ट्र के रूप में एक गठन है ना, जी यदि आप इस गठन को समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? भयपूर्वक है। हमको दूसरे देश के नागरिकों से भय है, दूसरे देशों से भय, इसलिए हम लोग जो है संगठित हैं। जैसे ही ये भय बढ़ता है तो हम और ज्यादा संगठित हो जाते हैं। नहीं होता है? जी भी है। नहीं, जैसे मैं जो अपने जो चाइना को देख संबंध है, वो कोर संबंध, जैसे माता पिता के संबंध, जैसे कि, तो अगर आप कह रहे हैं कि अखंड समाज के रूप में नहीं पहचाना तो ये संबंध नहीं है, तो अभी तो हम उस संबंध को उस रूप में नहीं देखते, तो इसका मतलब हमने उस संबंध को जाना नहीं है, अभी केवल माने हुए हैं, ऐसा? हाँ, संबंध को जाना नहीं है, लेकिन अस्तित्व क्योंकि सहअस्तित्व है, इसीलिए तो लिखा है कि वर्ग, और जो भी हर संस्था जो होती है ना, हर संस्था में सत्ता और उसकी अक्षुण्णता का आश्वासन समाया रहता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना। जी 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 याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? जी जी जी
तो जो भी संस्थाएं हैं ना, जिनको हम लोग आज मतलब भी आंशिक रूप से कहीं ना कहीं उसमें रहता ही है प्रभुता, सत्ता का जो। हाँ, तो जिसको अपन कह रहे हैं राज्य संस्थाएं हैं, उनमें प्रभुता और उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त विश्वस्त होने के योग्य घोषणाएं बारंबार होती रहती हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य जो है वो यही है, प्रभुता और अक्षुण्णता। क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व, भ्रम बस हम इसको पहचान नहीं पाते हैं, और दूसरा हम भ्रम बस इसको सीमा में देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फिर ये लिखा कि वर्ग में ये होता नहीं, वर्ग में ये सफल नहीं होता, वर्ग यानी समुदाय चेतना में सफल नहीं होता, अखंड समाज पूर्वक ही सफल होगा। इसीलिए ये सार्वभौमिकता के अध्ययन की आवश्यकता है। सार्वभौमिकता को समझने की, सार्वभौमता के अध्ययन की, सार्वभौमता के आचरण की आवश्यकता है। नहीं तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समुदाय चेतना में हम जी रहे थे। तो हर समुदाय में भी संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था रहती है ना, लेकिन वो सफल नहीं होती है। सफल क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें भय है, उसमें विधि जो है भय के रूप में, उसमें जो है सह अस्तित्व की समझ नहीं है, उसमें सार्वभौमता नहीं है। इसीलिए जो है वो सफल नहीं होती। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ये भी है ना। जी जी। तो ये लिखा है ना, वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रमाण रूप है, प्रभु सत्ता ही अभ्युदय है, यही शिक्षा का आद्यांत लक्ष्य है। फिर लिखा है कि मनुष्य ही कारण सूक्ष्म और स्थूल, कारण सूक्ष्म स्थूल तथ्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले अनुभव के लिए कारण, विचार के लिए सूक्ष्म, व्यवहार के लिए सूक्ष्म और स्थूल, तथा उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है जो प्रत्यक्ष है। अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण होता है ना, जो जिसको हम लोग अध्ययन कह रहे हैं, है ना, अध्ययन से वैचारिक, और जिसको शिक्षा कह रहे हैं। शिक्षा का मतलब क्या है? शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय, उसके रूप में शिक्षा है। यानी शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक ही व्यवहारिक नियंत्रण होता है, और कर्माभ्यास पूर्वक प्रशिक्षण से उत्पादन में नियंत्रण होता है। फिर आगे लिखा है कि वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। क्यों है? क्योंकि वैचारिक नियंत्रण के बिना व्यवहारिक नियंत्रण नहीं है। विचार और व्यवहार के नियंत्रण के बिना व्यवसायिक नियंत्रण, व्यवसाय में नियंत्रण। इसलिए वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि। इसीलिए समाधान पहले है, समृद्धि बाद में। तो वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है, यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवसाय व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है, व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है, विचार ही सामाजिक एवं असामाजिक है ना। तो यदि व्यवस्था के अर्थ में विचार नहीं है, वो असामाजिक है। व्यवस्था के अर्थ में, यदि समाधान के अर्थ में विचार नहीं है, तो वो समस्या है। तो इसलिए जिसको अपन समस्या कहते हैं वो बौद्धिक ही होती है, समस्या बौद्धिक है। इसमें भैया जो एक शब्द आ रखा है, बोलिए। अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण और शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण, तो ये क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अध्ययन जो है जिस वास्तविकता का कर रहे हैं, शिक्षा में भी तो वही वास्तविकता है, तो यहाँ शिक्षा और अध्ययन को अलग कैसे कर रहे हैं, वो बात मैं समझना चाह रही हूँ। क्योंकि शिक्षा में आप उसी को ही सह अस्तित्व या पूरे जो का प्रकाशन है सह अस्तित्व का, उसको ही रखेंगे। तो हाँ जी, हाँ सिर्फ जी। व्यवहारिक नियंत्रण क्यों कह रहे हैं शिक्षा से, जबकि होना तो सारा ही है। शिक्षा से वैचारिक नियंत्रण भी तो होगा, तो यहाँ क्यों अलग कह रहे हैं, या शिक्षा और प्रशिक्षण को कुछ अलग करके कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ।
ऐसा है जो मध्य दर्शन में है, ये 4 शब्दों का उपयोग किया गया है। जी एक है अनुभूति या अनुभव, दूसरा है अध्ययन, और तीसरा है शिक्षा, और चौथा है प्रशिक्षण। जी तो अध्ययन की परिभाषा लिखी है स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना, जी है ना। और शिक्षा की परिभाषा लिखी है शिष्टता, जो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। हाँ, अब ये शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय कहाँ होता है? परस्परता में होता है, यानी व्यवहार आयाम में होता है ना। जी 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 व्यवहार आयाम, उसको उस शिक्षा दृष्टि से लिखा है। अच्छा हाँ। ठीक है। और ठीक है। प्रशिक्षण क्या चीज है? तो प्रशिक्षण जो है वो व्यवसाय में से के लिए, व्यवहार में से के लिए शिक्षा है, और स्वयं में से के लिए अध्ययन है। जी जी दूसरे अर्थों में कहें तो आत्मा में अनुभूति है ना, विचार आयाम में, जिसको अपन स्वयं कह रहे हैं, स्वयं में से के लिए अध्ययन है, मानव में से के लिए शिक्षा है, और व्यवसाय में से के लिए व्यवस्था है जी जो प्रशिक्षण है ना। जी फिर इसके बाद ये भी लिखा है कि जो अनुभूति है वो कारणात्मक आयाम है ना। जी जो अनुभूति में जो भी समझ में आता है वो कारणात्मक भाषा से आता है ना, या जी कारण से आता है जिसको बोलते हम्म, और जिसको हम लोग विचार आयाम में अध्ययन कह रहे हैं, वो सूक्ष्म तथ्यों के अध्ययन से आता है। तो सूक्ष्म तथ्य के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को कहा गया है, इनको सूक्ष्म तथ्य कहा। जी अब व्यवहार आयाम में सूक्ष्म के साथ स्थूल तथ्य हैं, क्योंकि व्यवहार आयाम में पाठक जी, सूक्ष्म तथ्य। हाँ जी, ये मूल्य और जीवन क्रियाएं, नियम, न्याय, धर्म, सत्य, ये भी तो सूक्ष्म ही है ना। है वो सूक्ष्म है ना, तो उसको कहाँ कह रहे हैं? जीवन क्रियाएं बल्कि ये कारण है जिसको अपन नियम कह रहे हैं ना, नियम, न्याय, धर्म, सत्य, ये कारणात्मक सत्ता है। अच्छा, ये कारणात्मक है। हाँ, और अब मूल्य ये जो कारणात्मक सत्ता है ना, उसका प्रभाव मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि पे आता है, वो सूक्ष्म तथ्य है। और जब ये व्यवहार में आता है, जिसको हम लोग शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य है ना, आदि के निर्वाह के रूप में कह रहे हैं, और साथ में आदान सेवा प्रदान होता है, इसलिए सेवा स्थूल सेवा और वस्तु का आदान प्रदान करें, इसलिए स्थूल बोल दिया उसको साथ में। सेवा शुश्रूषा बोला ना, तो वो जो स्थूल तथ्य है, अब से उस अर्थ में है ना। और जब हम उत्पादन करते हैं वो स्थूल तथ्य है। जी जी। तो इसलिए जो प्रशिक्षण में स्थूल तथ्य, में सूक्ष्म स्थूल तथ्य, अध्ययन में सूक्ष्म तथ्य, और अनुभव में कारण तथ्य, है ना। इस तरीके से ये स्पष्ट होता अगर थोड़ा और गहराई से अपन सोचें तो जीवन क्रियाएं जैसे 10 बताई गई है और वैसे 122 आचरण बताए। 122 तो वो दिखती हैं व्यवहार में और व्यवसाय में, है ना, 122 जिनको कह रहे हैं। और जब हम स्वयं में देखते हैं तो वो 10 ही दिखती। नहीं, मेरा ये डाउट था भी 4.5 क्रिया में भी अपन को इनको विचार करते ही है, लेकिन उसको विचार तो नहीं कह सकते हैं उनको, उसको विचार तो नहीं कह सकते ना अपन, जो मतलब अमानवीय तुलन है। विचार का मतलब तुलन विश्लेषण है ना। हाँ जी, तो जो प्रिय लाभ के आधार पे तुलन और प्रिय लाभ का विश्लेषण, तो इतना विचार तो होता ही है, उसको भ्रमित विचार कह रहे हैं या सीमित विचार कह रहे हैं। तो जो प्रिय लाभ के आधार पे जो तुलन विश्लेषण होता है, उसमें सार्वभौमिकता का पहचान नहीं होता, इसलिए उसको सीमित विचार कह रहे हैं, ससीम विचार। सीमित विचार ही सीमित मानसिकता को पैदा करता है, जो समुदाय चेतना है। हाँ, क्योंकि मेरा प्रिय सबका प्रिय नहीं होता, मेरा प्रिय कुछ लोगों का प्रिय हो सकता है, उसके आधार पे समुदाय चेतना बनती है। तो ये जो 4.5 क्रियाएं हैं वो समुदाय चेतना को प्रकट करती है। उसमें जो विचार है वो समुदाय विचार ही है। क्यों विचार समुदाय विचार है? क्योंकि जो विचार है वो ससीम विचार है, सीमा में विचार है, क्योंकि प्रिय हित लाभ जो है वो सीमा में ही होता है। न्याय धर्म सत्य जो है सार्वभौमिकता में होता है, इसीलिए न्याय धर्म सत्य के आधार पे जो विचार होगा उसमें समुदाय चेतना की मानसिकता नहीं निकलेगी, है ना, उसमें अखंड समाज की मानसिकता निकलेगी। मेरा क्योंकि न्याय धर्म, हाँ जैसे 10 क्रियाएं बोल रहे हैं ना अपन, ना, तो उसमें चित्त तक की क्रियाओं को भी सूक्ष्म बोलते हैं या चित्त से और आत्मा तक की जो क्रियाएं उन्हीं को सूक्ष्म बोल रहे हैं?
नहीं, आत्मा का जो क्रिया उसको तो कारण क्रिया बोला है। मन वृत्ति चित्त तक का क्रिया जो है और बुद्धि तक का क्रिया जो है उसको जागृत मानव में सूक्ष्म क्रिया बोला है। और यदि भैया हम हाँ जी बोलिए। भैया बुद्धि और आत्मा को कारण क्रिया बताया है। हाँ, बुद्धि एवं आत्मा को कारण। हाँ, चित्त वृत्ति मन जो है, मन वृत्ति चित्त जो है उसको सूक्ष्म क्रिया के रूप में बताया है। हाँ, मन वृत्ति नहीं, बुद्धि को भी बोला, बुद्धि को भी सूक्ष्म। बुद्धि और आत्मा को कारण क्रिया कहते हैं। बुद्धि और आत्मा को कारण क्रिया भी कहते हैं और जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि को सूक्ष्म क्रिया है। अच्छा, सूक्ष्म क्रिया में बुद्धि शामिल है? हाँ, बुद्धि शामिल है, संकल्प शामिल है ना उसमें। तो संकल्प बुद्धि सूक्ष्म में भी है और कारण में भी है, ऐसा है? हाँ, बुद्धि दोनों जगह है। अच्छा। हाँ, अच्छा। मैं आपको इसके रेफरेंसेस दे दूंगा, है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि अब तक मेरे ध्यान में यही था कि मन क्रिया एक है। बार आप भी पलट के देखना कारण क्रिया को, तो उसमें लिखा हुआ है आत्मा एवं बुद्धि को ही कारण क्रिया। अच्छा, हाँ, बुद्धि और आत्मा को कारण बुद्धि की क्रियाशीलता। हाँ, मन वृत्ति चित्त बुद्धि या आशा विचार इच्छा और संकल्प की के रूप में जो क्रियाशीलता है, हाँ, उनको सूक्ष्म क्रिया बोला। अच्छा, ठीक है भैया, तो मुझे रेफरेंस जरा आप बताइएगा तो मैं भी। हाँ, फिर भी आप भी पलट के देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना? ठीक है भैया, ठीक है। तो संबंध मूल्यांकन में जो जीना है वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। तो जब मूल्यों का निर्वाह होता है वो सूक्ष्म है, और जब सेवा और वस्तु का आदान प्रदान होता है वो स्थूल है। इस रूप में जो शिक्षा है वो सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की शिक्षा है, और जो अध्ययन है वो केवल सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन है। वो जो प्रशिक्षण है वो स्थूल, क्योंकि इंद्रिय व्यापार एवं उत्पादन स्थूल क्रियाएं हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इंद्रिय व्यापार एवं उत्पादन स्थूल क्रियाएं। ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग स्पष्ट हो गया ना? इसमें थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। जो अध्ययन और शिक्षा की बात चल रही थी अभी, हाँ, तो आपने स्पष्टीकरण दिया कि अध्ययन जो है वो स्वयं में होता है। स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना अध्ययन है, ऐसा लिखा। और शिक्षा जो है परस्पर में होती है। शिक्षा मानव में से के लिए स्पष्ट होना। तो जब अध्ययन की अपन परिभाषा देखते हैं तो अपन ये कहते हैं उसमें अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान की साक्षी। अधिष्ठान की साक्षी का मतलब अपने मतलब के, ये बात ठीक है। लेकिन साथ में जब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो अध्ययन जो है अपन ये कह रहे हैं जागृत मानव का होता है, ऐसा भी बोल रहे हैं। प्रकृति का भी अध्ययन होता है, क्योंकि मानव भी जो है प्रकृति का एक हिस्सा है। जागृत मानव का अध्ययन यानी जिसको अपन कह रहे हैं अनुभव की रोशनी। हाँ, जागृत मानव के अध्ययन का मतलब क्या है कि जो भी उसने अभिव्यक्त किया है ना, उसी का अध्ययन हो। लेकिन अध्ययन होता स्वयं में ही है। जागृत मानव का भी अध्ययन हम करेंगे स्वयं में ही करेंगे, जो उन्होंने अभिव्यक्त किया है, जो दर्शनवाद शास्त्र संविधान के रूप में जो भी व्यक्त किया है उसको स्वयं में देखना, स्वयं से देखना। नहीं, वो होगा तो किसी मानव के साथ में ना। हाँ जी, होगा ना, किसी आदमी के साथ में ना वो अध्ययन। हाँ, समझना तो स्वयं में होता है ना, स्वयं में ही होता है। जीना जो है परस्परता में है। तो पहले समझना होता है स्वयं में, और समझने के बाद फिर जो है उसको जीना है, और जीने के लिए जो है शिक्षा है जो शिष्टापूर्ण दृष्टि का उदय कराए। तो इसमें क्या है कि जो अनुभूति होती है ना, अनुभूति का ही अध्ययन होता है। हम लोग जिसको कह रहे हैं अनुभव की रोशनी, अनुभव की रोशनी का ही अध्ययन होता है। अनुभव की रोशनी के बिना अध्ययन नहीं है। जो भौतिकवाद और आदर्शवाद में अध्ययन नहीं हो पा रहा, उसका मूल कारण है कि अनुभव की रोशनी नहीं, और अधिष्ठान का साक्षी भी नहीं है, उस स्थिति गति के रूप में अध्ययन नहीं है। फिर जब हम शिक्षा कहते हैं तो शिक्षा में अध्ययन शामिल रहता है। अध्ययन सहित शिक्षा होती है, और प्रशिक्षण जब व्यवस्था के अर्थ में होता है तब उसमें अध्ययन शिक्षा और व्यवस्था शामिल है। इसीलिए उसको विज्ञान बोला है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान।
व्यवस्था के अर्थ में जो भी ज्ञान है ना, उसी को विशेष ज्ञान। तो ये भौतिक शास्त्र में, भौतिक मतलब इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हाँ, जो भी प्राकृतिक नियमों का इन लोगों ने अध्ययन किया है, तो अपन कह सकते हैं कि उनको इसका कोई अनुभव नहीं हुआ, मतलब अनुभव की रोशनी जिसको बोल रहे हैं। उसमें जो भी कुछ हुआ है ना, जो भी जो मैं समझ गया, जो भी नियमों का अध्ययन किया है जी, है ना, उसमें विवेक नहीं है, तो विवेक शून्य विज्ञान है। ये विवेक तो वो इसलिए नहीं है ना, उसके बाद में ये व्यापार गद्दी के और इसके उसमें चला गया, चंगुल में कहीं भी चला गया, मतलब विवेक नहीं है ना। अभी तक जो है विवेक नहीं था, विज्ञान, इसीलिए चला गया। अभी तक जो भी विज्ञान का प्रयोग हुआ है इस धरती पे, जहां जहां हुआ है वहां वहां पे डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, चाहे वो ग्राउंड वाटर में हो, एटम में हो, या प्राण कोशा में हो, जीन्स में जाके अध्ययन किया, जहां जहां भी अध्ययन किया वहां डिसऑर्डर को ही क्रिएट किया। इसलिए उसको, उसमें सूक्ष्म तथ्यों का विश्लेषण तो है, लेकिन विवेक सम्मत अध्ययन नहीं है। लेकिन उसमें जो दूरगमन, दूर श्रवण, दूर संचार है, इसको बाबा जी उपलब्धि बता रहे हैं। हाँ, वो उपलब्धि है, क्योंकि उसका सदुपयोग होगा, इस अर्थ में उपलब्धि है, क्योंकि वो दूरगमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण पूर्वक ही ये जो संबंध और संपर्क की विशालता को मानव ने पाया है। नहीं होगा, अभी तक हुआ नहीं है। नहीं, अभी कहाँ हुआ, अभी तो समुदाय चेतना में ही है ना। अभी उसका उपयोग जो है ना, युद्ध में, लड़ाई में, समुदाय चेतना के विस्तार में, उसी में हो रहा है। दूर संचार के माध्यमों को मीडिया बना के अपन मानव चेतना की बात तो कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं भैया, अभी अभी इस्लाम जो है अपने को कहता है, इस्लाम ना अभी है, आप और मैं यही तो कर रहे हैं अभी। हम लोग करेंगे यदि हम कर पाए तो, है ना, तभी तो उसका सदुपयोग। अभी सदुपयोग कहाँ कर पा रहे हैं। हम अपने को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं ना। जब हम मानव जाति के रूप में देखते हैं तब हम ये कह रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अभी। हाँ, ये बात तो है। अभी हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं इस रूप में। मैं दूसरी बात कह रहा था कि जो भी ये तीनों चीजें एक हायर उसमें होता है ना सदुपयोग हमेशा, हम भी इसका उपयोग ही कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग होना है अभी, इसका प्रतीक्षित है। होगा, फिर प्रयोजनशीलता इसमें आएगी। हाँ, जब वो, मैं दूसरी बात एक और जगह ध्यान दिलाना चाह रहा था जी, कि ये जो दूर संचार आया ना, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि, तो इसने क्या किया है, मानव में संबंध और संपर्क की विशालता को पैदा कर दिया है ना। आगे इस पे बात आई है, इसी अभ्यास दर्शन में ही बाबा ने कहा है कि ये जो संबंध और संपर्क की जो विशालता पैदा हुई है, वो भी इसका एक सकारात्मक पक्ष है। तो इस विशालता ने क्या किया है कि समुदाय चेतना जो थी उससे बाहर भी संबंध और संपर्क को जो है फैला दिया। एक काम तो ये किया है। तो दूसरी बात ये हुई है कि जैसे जब तक किसी एक सीमा तक ही कोई एक समुदाय था और वहां पर एक ही धर्म था, है ना, एक ही धर्म के लोग रहते थे, तब तक दूसरे धर्म के लोग क्या कहते हैं इसकी चर्चा नहीं थी। कुल मिला के कुएं के मेंढक थे अपन, छोटे कुएं के मेंढक थे, बड़े कुएं के मेंढक बन गए। नहीं, अभी क्या हुआ है कि सबको एक दूसरे का पता लग गया है। तो सभी लोग अपने ग्रंथों को देववाणी बोलते हैं ना। वो कहते हैं कि सब ये परमात्मा की वाणी है। अब वो सभी परमात्मा की वाणियां एक दूसरे के खिलाफ हैं जी। तो पूरी मानव जाति में इसको लेके प्रश्न खड़ा हो गया, ये कैसी परमात्मा की वाणी है, कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट। यदि परमात्मा की, सभी परमात्मा की वाणियां हैं तो कम से कम इनमें समानता होना चाहिए थी जी। लेकिन वो असमानताएं दिखती हैं, विरोध दिखता है ना। और वो विरोध सभी जगह दिखता है, विचार के अर्थ पे, विचार के स्तर पे, सिद्धांतों के स्तर पे भी, और आचरण के स्तर पे, व्यवस्था के स्तर पे भी, है ना। परस्पर विरोधी बातें दिखती हैं। तो यदि ईश्वर वाणी है तो सब एक होना चाहिए थी, वो नहीं है एक।
तो ये एक बात पता लग गई है। दूसरी बात ये पता लग गई है कि आदमी समुदाय सीमा में तृप्त नहीं होता है। तीसरी बात ये है कि ये जन संचार माध्यमों ने संबंध और संपर्क की विशालता को पैदा कर दिया है। उसके कारण से वैश्विक स्तर पर वैश्विक एकत्व के प्रयास जो है वो शुरू हो गए, उस पे लोग विचार करने लगे, है ना। जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं ना, उस पे सोचने का शुरू। ठीक है, और लेकिन कोई मुद्दा? हाँ, विज्ञान ने ये सोचकर ये दूरगमन दूरश्रवण मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो है सोचकर दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन को जो है उसने नहीं बनाया है। वो तो युद्ध के लिए ही बनाया था, समुदाय के ही विस्तार के लिए बनाया था। ये तो हम है कि हम समग्रता की दृष्टि से देख रहे हैं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की दृष्टि से देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि नहीं ये उपयोगी चीज है उसमें। हाँ, मतलब इसको यदि आप सह अस्तित्व सहज प्रकटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बाबा जिस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, इसी निष्कर्ष पे हम लोग भी पहुंचेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वरना साइंस ने उस अर्थ में तो इसी अर्थ में जो आज का परिवार है ना, आज के परिवार अखंड समाज के अर्थ में नहीं है, लेकिन परिवार तो है ना, गठन तो है। बिल्कुल। तो ये जो गठन है वो सह अस्तित्व के अर्थ में है, सह अस्तित्व के प्रमाण के रूप में है। ये जो परिवार है भले वो भ्रमित है, लेकिन जब भी जागृत होगा तो गठन तो यही रहेगा, लेकिन वो गठन का उद्देश्य जो है वो अखंड समाज के अर्थ में हो जाएगा। अभी समुदाय चेतना के अर्थ में मैक्सिमम समुदाय चेतना तक है, हालांकि समुदाय चेतना तक भी जाता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जाता है तो समुदाय चेतना तक जाता है। हाँ जी, और बताइए कुछ। अजीत सिंह जी बोलिए, कुछ और बोलना था। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं अपन। बढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण, प्रशिक्षण से उत्पादन में नियंत्रण प्रसिद्ध है। वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही प्रधान है। विचार ही सामाजिक एवं असामाजिक होता है। उसके कारण पे अपन ने बात करी थोड़ी सी, है ना। अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है। ये जो अभी परिभाषा हम पढ़ रहे थे, तो अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना, यह चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही यही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। फिर लिखा है, नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक और उत्पादन में सफल है। नियम त्रय का मतलब बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियम त्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में सफल है। न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण विचार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन ही संयत जीवन है। यही अपव्यय एवं भय से मुक्ति है। अपव्यय एवं असामाजिक, अपव्यय और भय जो है वो सामाजिक नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हमको इस पे चर्चा करना थी, संबंध और मूल्यों के ऊपर। तो समय कम बचा है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तो ये बात लिखी है कि जितने भी संबंध हैं उनमें सभी में संबंधों में विश्वास निर्वाह की निरंतरता रहती है, क्योंकि विश्वास विहीन संबंध नहीं है। तो विश्वास निर्वाह की निरंतरता के साथ जो है दूसरे कुछ और मूल्यों की को प्रधान रूप से पहचाना जा सकता है ना। जैसे माता पिता के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता, उसमें गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता और भाव पूर्वक वस्तु व सेवा के अर्पण समर्पण के रूप में विश्वास निरंतरता को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से ये जो मूल्यों के बारे में बात आई है, ये सभी को स्पष्ट है। मूल्यों पे भी बात करना पड़ेगी, एक एक मूल्य के ऊपर।
जैसे उदाहरण के लिए विश्वास की बात आई है ना, तो विश्वास का मतलब क्या है, और उसी के अर्थ में हमको सारे मूल्यों को देखना पड़ेगा। मैं एक विश्वास मूल्य के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं। तो विश्वास को हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में पहचानेंगे, है ना। व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, इस रूप में विश्वास को पहचानें। और व्यक्ति में भी, जीवन में, और जीवन में भी आत्मा में, जैसे आत्मा में अनुभव हो जाना ही विश्वास है, इसको अपन विश्वास कहें। और उस अनुभव की स्वीकृति हो जाना बुद्धि में, उसी को हम बोध और संकल्प के रूप में भी विश्वास ही है, वो विश्वास ही है। तो इसलिए विश्वास जो है यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता के रूप में व्यक्ति में स्पष्ट होता है, और संबंधों में संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता के रूप में विश्वास स्पष्ट होता है। यदि समाज में देखेंगे तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में विश्वास स्पष्ट होता है। और यदि हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में देखेंगे तो तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति विश्वस्त रहना जो है वो विश्वास है। और व्यवस्था में ही व्यवस्था की समझ और समाधान की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, जिसको हम लोग सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं, वह भी विश्वास ही है। तो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में विश्वास को हम पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि जब हम इसको किसी जागृत जीवन में पहचानने जाएंगे तो वर्तमान से निर्विरोधता, भूतकाल की पीड़ा नहीं, भविष्य के प्रति आश्वस्त होना, इस रूप में विश्वास की निरंतरता को पहचाना जा सकता है। तो कोई भी जो मूल्य है, उस मूल्य को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में, यानी सभी आयामों में उस मूल्य की व्याप्तता को पहचानने से ही हमको मूल्यानुभूति होती है, या मूल्य की जो अवधारणा है वो स्पष्ट होती है। तो ये जो विश्वास मूल्य है, जिसको कहा यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता, संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता, स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति विश्वास रहना, व्यवस्था की समझ और समाधान की अभिव्यक्ति, संप्रेषणा के रूप में विश्वास, और वर्तमान से निर्विरोधता, भूत की पीड़ा नहीं और भविष्य के प्रति आश्वस्त होना, इनको मिला के विश्वास कह रहे हैं ना, जो क्रम से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में अभिव्यक्त होता है, संप्रेषित होता है, प्रकाशित होता है। तो विश्वास का जो शिष्ट मूल है, यानी विश्वास परावर्तित रूप में कैसे पहचानने में आएगा, तो वो सौजन्यता के रूप में आएगा। तो सौजन्यता के बारे में जो बाबा जी ने परिभाषाएं दी है, तो सौजन्यता को उन्होंने कहा है कि सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, सुहृदयता, पूरकता और मानवीयता, इन सबको मिला के सौजन्यता कह रहे हैं। सौजन्यता का मतलब है जैसे पूरकता, तो परस्परता में उपयोगी और जागृति में प्रेरक प्रमाण संपन्नता के रूप में सौजन्यता है। तो यदि हम जिन भी संबंधों में या संपर्कों में है, यदि उसमें परस्पर एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं और एक दूसरे की जागृति के लिए प्रेरक हैं और प्रमाण संपन्न हैं, तो ये सौजन्यता है। इसी का अभ्यास होता है, जिसको हम लोग अभ्यास करें। तो अभ्यास, सौजन्यता यानी शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक ही विश्वास की अनुभूति होती है, यानी विश्वास का पहचान होता है। फिर लिखा है सहभागिता। सहभागिता का मतलब है मानवीय कार्य, कार्यक्रम, उत्पादित वस्तु में भागीदारी। सहकारिता का मतलब है सम्मिलित रूप से की गई अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, कार्य, व्यवहार। सहयोगिता का मतलब है परस्परता में गति में पूरक और उपयोगी होना। सुहृदयता, सूत्रों से अनुप्राणित होना, ये भी सौजन्यता है, यानी संवेदनशील, सहानुभूति से संपन्न रहना, है ना। और मानवीयता के लिए सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा, स्वीकृति, इसको कह रहे हैं सौजन्यता। यानी मानवीयता के अर्थ में सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा और स्वीकृति सहित होना। सेवा का परिभाषा है परस्परता में सहायता, सेवा है। अर्पण का मतलब है अपेक्षा सहित नियोजन, अर्पण है। समर्पण का मतलब सेवा और उपकार है। जिज्ञासा का अर्थ है यथार्थ
यथार्थ को जानने और निर्भ्रम होने की तीव्र इच्छा, और स्वीकृति का अर्थ है पूर्णता, आवश्यकता, अनिवार्यता की अपेक्षा में अपनाई गई कृतियां। तो हम यदि इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है विश्वास। पाठक जी, हाँ जी, ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप? नहीं ये पढ़ नहीं रहे, केवल मैंने ये कहा कि ये जितने भी बिंदु है ना, 18 बिंदु है शायद, हाँ हाँ ये 18 बिंदु है, 17 बिंदु है ना, हाँ जी, 17 ही बिंदु में विश्वास निर्वाह की निरंतरता ऐसा लिखा हुआ है ना। जैसे हाँ हाँ लिखा है ना, माता पिता के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता, पुत्र पुत्री के लिए विश्वास निर्वाह निरंतरता, भाई बहन की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता, गुरु शिष्य के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता। तो विश्वास निर्वाह की निरंतरता को पहले समझना होगा, है ना, तभी ये मूल्य हमको स्पष्ट होंगे जिनको हम लोग कह रहे हैं। इससे पहले 5 तरह से आपने विश्वास को डिफाइन किया था ना, स्वयं में, जी जी जी, है ना? तो वो आप कोई परिभाषा संहिता से पढ़ रहे थे, कहाँ से पढ़ रहे थे? नहीं वो परिभाषा संहिता से लिए हैं, मैंने उनको चार्ट जो बनाया था ना, मूल्यों के चार्ट, उसमें है। आपको यदि देखना है तो सुनील भाई उसको शेयर कर सकते हैं, शेयर करके, जैसे आज अपन ने डिस्कस किया है इसको अपना। हाँ सभी मूल्यों को कर सकते हैं, इसमें सभी मूल्यों के चार्ट हैं। वो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। एक बार ये विश्वास वाला खोलना भैया सुनील भाई। जी भाई। वही जो चार्ट है ना, उसमें एक वैल्यूज करके एक फोल्डर है, उसपे बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना कहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछने से। ये वाला जो सबसे लास्ट वाला जो चार्ट है, सबसे लास्ट वाला, हाँ ये इसी को खोल दीजिए। अपन थोड़ा खींच देते हैं ना बात को। नहीं कोई बात नहीं, सभी को समझने का है ये बिंदु। नहीं भैया, हमको भी स्पष्टता होती है, अच्छा रहता है। नहीं, हमारा पाठक जी का पुराना स्टाइल है। नहीं बढ़िया है, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं। हम सरदार शहर में थे तो अजीत सिंह हिसार से अध्ययन के लिए आते थे हर शनिवार इतवार को, तो ऐसा हमारा उनके साथ बहुत लंबा अध्ययन सत्र चला है। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है जिसको कह रहे हैं विश्वास, है ना, फिर उसमें लिखा है स्थापित मूल्य, है ना, फिर इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं, 6 परिभाषाएं दी है ना। तो सबसे ऊपर वाली जो परिभाषा है नीले रंग के गोले में, उसमें लिखा है यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता। ये अपन ने स्कूल में लगवाई थी ना बना। हाँ, उसके बाद फिर लिखा है अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता, ऐसा लिखा है। तो संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता को भी विश्वास कहा बाबा जी ने, है ना। तो यानी जिसको हम लोग संबंधों को कहाँ पहचानेंगे, तो परिवार में पहचानेंगे, है ना, और परिवार के साथ समाज में पहचानेंगे। जो 7 मूल्य हैं उसमें से माता पिता पुत्र पुत्री, है ना, और भाई बहन पति पत्नी संबंध परिवार में है, और गुरु शिष्य साथी सहयोगी मित्र संबंध समाज में है, और फिर व्यवस्था में ऐसे 7 संबंध हैं। तो ये जो विश्वास है वो संबंध निर्वाह सहित मूल्य निर्वाह की निरंतरता के रूप में भी विश्वास है ना। और यथार्थ जानकारी जब हम साक्षात्कार को पा जाते हैं, है ना, यानी मनन पूरा हो जाता है, तो हम यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता हो जाती है ना। उसी को बोध भी कह रहे हैं, उसी को संकल्प भी कह रहे हैं, है ना, उसी को दृढ़ता कह रहे हैं, उसी को साक्षात्कार कह रहे हैं। वही अवधारणा भी वही है, अवधारणा भी यथार्थ जानकारी के प्रति दृढ़ता ही है ना। तो वो भी विश्वासी है। फिर यदि अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज में लिखा है स्वयं समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो विश्वास कहाँ दिखेगा? स्वयं में भी दिखेगा और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी का मतलब परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, प्रकृति व्यवस्था, इसमें भागीदारी के रूप में विश्वास। फिर और नीचे आते हैं तो पिंक कलर में लिखा है व्यवहार व्यवस्था की समझ एवं समाधान की अभिव्यक्ति संप्रेषणा। ये भी एक परिभाषा दी है बाबा जी ने।
तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्वतोमुखी समाधान। समझ कहाँ पे? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में। व्यवस्था की समझ कहाँ? तो व्यवहार आयाम में और व्यवसाय आयाम, है ना, इन दोनों जगह पे व्यवस्था की समझ। और समाधान की अभिव्यक्ति, तो समाधान क्या है? तो सर्वतोमुखी समाधान ही, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ पे? अभिव्यक्ति तो परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा तक, है ना, समाधान की अभिव्यक्ति, हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य, वो भी विश्वासी है। और फिर लिखा है तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होना। यदि तन मन धन की सुरक्षा नहीं है तो विश्वास नहीं है, यदि धन की सुरक्षा नहीं है तो भी विश्वास की कमी है ना। अभी देखिए तो तन मन धन तीनों की सुरक्षा नहीं, इसीलिए अविश्वास है। जागृत मानव परंपरा में तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा के प्रति विश्वास रहना होता है, इसीलिए उसको विश्वास है। फिर लिखा है वर्तमान में निर्विरोधता, भूतकाल की पीड़ा नहीं, भविष्य के प्रति आश्वस्त होना। तो ये मैंने केवल इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि विश्वास स्वयं ही होता है ना। तो विश्वास स्वयं में होता है, परस्परता में होता है, समाज में होता है, व्यवस्था में होता है ना, भागीदारी में होता है। इस तरीके से हम विश्वास को समझ सकते हैं ना, हर कोण, हर आयाम, हर परिप्रेक्ष्य। इसी चार्ट के नीचे जो है सौजन्यता लिखा हुआ है ना, सौजन्यता वाला ऊपर कर दीजिए। तो विश्वास का जो शिष्ट मूल है वो सौजन्यता है। तो सौजन्यता में सहभागिता, सहकारिता, सहयोगिता, पूरकता, सुहृदयता, मानवीयता के लिए सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा, स्वीकृति, ऐसा परिभाषाएं दी हुई है ना सौजन्यता की। तो सौजन्यता में सहभागिता क्या है? तो मानवीय कार्य के रूप में है, जिसको हम लोग पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम कह रहे हैं। और उत्पादित वस्तु में भागीदारी के रूप में है सहभागिता। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, उसको हम सदुपयोगता विधि से उसको व्यवस्था के अर्थ में उसकी भागीदारी करते हैं। ठीक है सुनीता बहन, तो भागीदारी करते हैं, वो सहभागिता है। फिर सहकारिता क्या है? तो सम्मिलित रूप से की गई अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और कार्य व्यवहार। तो जैसे हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, शिक्षा संस्कार में, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्य में, या स्वास्थ्य संयम आदि व्यवस्थाओं, वो सहकारिता है। और फिर सहयोगिता है, जो परिवार में भी रहती है और परिवार के बीच में भी सहयोगिता रहती है। तो सहयोगिता का मतलब है परस्परता में जो गति में पूरक होना। तो जो गति, समझने की गति, सीखने की गति और करने की गति है ना, तो इन तीनों गति में पूरक होना, यानी समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, इस रूप में सहयोगी है ना। और उपयोग, इसी अर्थ में पूरकता और उपयोगिता जो है वो स्पष्ट होती है। ये सौजन्यता है, इसी का अभ्यास होता है, जिनको अपन अभ्यास कहते हैं वो इन्हीं का होता है। फिर लिखा है पूरकता, परस्परता में उपयोगी, जागृति में प्रेरक, प्रमाण संपन्नता के रूप में पूरक होना। सुहृदयता से अनुप्राणित प्रस्तुति। तो सुहृदय क्या है? तो जो है जिसमें सहानुभूतियां जिनके अंदर हैं, जिनमें परोपकार की भावना है, उपकार करने की प्रवृत्ति, वो सब सुहृदय है। तो सुहृदय सूत्रों से अनुप्राणित होना, ये भी सौजन्यता है। फिर मानवीयता के लिए सेवा, अर्पण, समर्पण, जिज्ञासा, स्वीकृति, ये भी सौजन्यता है। सेवा का मतलब परस्परता में सहायता, अर्पण का मतलब अपेक्षा सहित नियोजन, समर्पण का मतलब सेवा और उपकार, जिज्ञासा यानी यथार्थता को जानने और निर्भ्रम होने की तीव्र इच्छा, और स्वीकृति है पूर्णता, आवश्यकता, अनिवार्यता की अपेक्षा में अपनाई गई कृति है, जिसको संस्कृति भी कहते हैं। तो संस्कृति निर्वाह की निरंतरता भी सौजन्यता। तो इस अर्थ में मैंने कहा कि विश्वास और सौजन्यता को हम समझ सकते हैं, और इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम विश्वास निर्वाह की निरंतरता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हर संबंध में, माता पिता संबंध, पुत्र पुत्री संबंध, भाई बहन संबंध, शिष्य गुरु शिष्य संबंध, शिष्य गुरु संबंध, सभी में विश्वास निर्वाह की निरंतरता है ना। पति पत्नी संबंध, साथी सहयोगी, सहयोगी साथी, मित्र की परस्परता में। फिर व्यवस्था में भागीदारी में विश्वास, भागीदारी के प्रति
है ना, व्यवस्था, विश्वास, निर्वाह, निरंतरता। फिर 12वें नंबर पे है व्यवस्था, व्यवस्थिति की परस्परता में। व्यवस्थिति की मतलब जिसको अपन सभाएं कहते हैं ना, उनकी परस्परता में विश्वास, निर्वाह। फिर व्यवस्था एवं संस्कृति की परस्परता में, यहाँ संस्कृति मतलब जिसको हम लोग शिक्षा संस्कार बोला है, की परस्परता में। फिर सभ्यता, संस्कृति की परस्परता में। फिर सभ्यता और विधि की परस्परता में। फिर सहयोगी साथी के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता अभ्यास विधि में। और इसी तरीके से अभ्यास तंत्र में साथी सहयोगी के प्रति। अभ्यास तंत्र का मतलब जहां पर हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं, सिखाने या स्किल सिखाने का, कर्माभ्यास सिखाने का अभ्यास कर, उस जगह पे साथी सहयोगी। तो इस तरीके से सभी जगह विश्वास निर्वाह की निरंतरता है। और वही विश्वास निर्वाह की निरंतरता में और मूल्यों का प्रकाशन होता है। जैसे माता पिता के प्रति विश्वास निर्वाह की निरंतरता में गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता, भाव पूर्वक वस्तु व सेवा के अर्पण, समर्पण के रूप में, क्योंकि यहाँ समर्पण ही होता है। और पुत्र पुत्री के बीच में ममता, वात्सल, प्रेम, सहजता, अनन्यता, भाव पूर्वक वस्तु सेवा के समर्पण के रूप। भाई बहन में सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौहार्दता, सौजन्यता, स्नेह, अनन्यता, भाव पूर्वक वस्तु व सेवा के अर्पण के रूप में भी रहता है। कई बार इसमें समर्पण भी होता है ना। अर्पण का मतलब अपेक्षा सहित, है ना, अपेक्षा सहित जो सेवा है उसको अर्पण कहते हैं। फिर गुरु शिष्य के बीच में प्रेम, वात्सल, ममता, अनन्यता, सहजता, भाव पूर्वक प्रबोधन, जिज्ञासा पूर्ति सहित वस्तु और सेवा समर्पण के रूप में रहता है। और गुरु शिष्य के बीच में गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता, भाव पूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में। मुझे लग रहा है कि अभी 10:10 हो गया है, तो अभी इसको आगे चलाया जाए या इसको यहीं रोका जाए, फिर कल पढ़ेंगे। भैया कल करते हैं आराम से। कल कर, भैया सुबह जगना होता है 4:30 बजे के आसपास। हाँ समझ गया मैं, इसीलिए मैंने खुद ही इसको लंबा नहीं खींचा, मैं आप लोगों से पूछ लिया, है ना। ठीक है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन विश्वास वाला जो आपने बताया, जी बहुत बढ़िया रहा भैया। मुझे तो लगता है इस तरह से बाकी सभी मूल्य अगर सब लोग तैयार है तो समझ सकते हैं। तो कल हम लोग बाकी मूल्यों को एक बार कर लेते हैं। जरूरी है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, और थोड़ा सा ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा भैया, पहले व्हाट्सएप पे एक बार देख लेंगे। हाँ भैया, ये जो मूल्य वाले 5 चार्ट है ना, ये शेयर कर दीजिएगा सुनील भाई। जी भैया। तो 9 दूनी 18 मूल्य हो जाते हैं एक चार्ट में, है वो सब कर दीजिएगा।